तमाम कामों से फारिग होने के बाद प्रोफेसर घड़ी देखता हुआ मेरे साथ उसी कमरे में आ बैठा जहां उसने मुझसे मुलाकात की थी। उसने कहा, बस थोड़ी देर के बाद तुम्हें उस तरफ रवाना कर दिया जाएगा जहां इस सिलसिले के आखिरी काम अंजाम देने हैं। फिक्र न करो, मेरे चंद आदमी तुम्हारे साथ होंगे और वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैंने कहा, बेहतर होता अगर कुछ तफसील मेरे इल्म में आ जाती। फेड्रिक बोला, कुछ क्या? अब इन तमाम मरहलों से फारिग होने के बाद मैं तुम्हें यही कुछ बताने जा रहा हूँ। मैंने पहले तुम्हें ये बता दिया था कि तुम्हें उन दोनों की जगह लेनी है। किस तरह लेनी है ये अब बताना चाहता हूँ। बिनहाम और उसका साथी हेलीकॉप्टर के जरिए जैसी ऑर्गन की जुनूबी पहाड़ियों तक पहुंचेंगे जहां एक हेलीपैड बनाया गया है। यह हेलीपैड 3 चट्टानों के दरमियान है और उमूमन बारबन वाइको के लोग उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन इन चट्टानों से मुल्हिक तकरीबन निस्फ फरलांग के फासले पर एक और साफ सुथरा मैदान है। उसे भी हेलीपैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गो हमने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन वो हमारी निगाह में बहरहाल है। मैंने दिलचस्प निगाहों से प्रोफेसर को देखते हुए पूछा, मतलब प्रोफेसर? बोला, तारीक रातें हैं, आसमान पर चांद नहीं होता बल्कि बादल छाए रहते हैं। चुनाचे रात के उस हिस्से में हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर उतारने के लिए नीचे से इशारे दिए जाएंगे। उन्हीं इशारों की मदद से हेलीकॉप्टर नीचे उतरेगा। बारबन वाइको की मुतय्यन करदा जगह पर उसके 4 आदमी मौजूद हैं। उन 4 आदमियों के पास 2 जीप गाड़ियां और एक वैगन है। ये लोग टॉर्चों की मदद से, जिनके शीशे सब्ज हैं, हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने का इशारा देंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त उनकी टॉर्चों में जो सेल पड़े हुए हैं वो नाकारा हैं और ऐन वक्त पर जब वो टॉर्च रोशन करेंगे तो उन्हें मायूसी का सामना करना होगा, जबकि उनके बराबर वाले हेलीपैड से भी हेलीकॉप्टर को नीचे आने के इशारे दिए जाएंगे। चुनाचे जिस हेलीपैड के इशारे हेलीकॉप्टर वाले देखेंगे उसी पर उतरेंगे। उनके नीचे उतरते ही तुम लोग उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ोगे और उनका शायान शान इस्तकबाल करोगे। ये कहते हुए प्रोफेसर फेडरिक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर उसने एक लम्हे को तवक्कुफ किया और संजीदगी से बोला, तुम उन लोगों को मेरे हवाले कर दो, मेरा मतलब है मेरे आदमियों के सुपुर्द कर दो और खुद फौरन आगे बढ़ जाओगे और सरगर्दानी के अंदाज में उस समत सफर करोगे जहां उन लोगों को मौजूद होना चाहिए। उस दूसरे हेलीपैड से पहले हेलीपैड का फासला तकरीबन निस्फ फरलांग है, इसलिए तुम्हारे उतरने की जगह उन लोगों को भी मालूम हो जाएगी और वो तुम्हारी तलाश में चल पड़ेंगे। तुम उनसे मुलाकात करोगे और उन्हें बताओगे कि चूंकि नीचे से कोई इशारा नहीं मिल सका, इसलिए तुम जहां भी मौका मिला उतर गए। समझ रहे हो ना मेरी बात? प्रोफेसर ने कहा और मैं दिलचस्प निगाहों से प्रोफेसर को देखते हुए गर्दन हिलाने लगा। मैंने कहा, निहायत उम्दा प्रोग्राम है प्रोफेसर, यकीनन आपको इस सिलसिले में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। प्रोफेसर ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, बाज़ औक़ात छोटे छोटे कामों के लिए इतना कुछ करना पड़ता है कि अगर तफसील बताई जाए तो दूसरे लोग यकीन न करें। मैंने कहा, मगर मुझे इसका अंदाजा है प्रोफेसर। प्रोफेसर ने कहा, वक्त तो हो गया है, मेरा ख्याल है अब तुम्हें चंद मिनट आराम करना चाहिए, मुझे इजाजत दो। मैं खामोशी से गर्दन हिलाकर रह गया। प्रोफेसर बाहर निकल गया। मैं कमरे में बैठा हुआ उस प्रोग्राम के बारे में गौर कर रहा था। अब तक प्रोफेसर जो कुछ कर सका था वो इत्मीनान बख्श था, लेकिन उसके बाद के हालात मुझे ही मुकम्मल तौर पर संभालना थे, क्योंकि मैं एक ऐसे काम के हवाले से बारबन वाइको के सामने जा रहा था जिसके बारे में मुझे मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं थी। कुछ और वक्त गुजर गया। आखिर एक आदमी मेरे पास पहुंच गया और उसने नर्म और शाइस्ता लहजे में कहा, जनाब तशरीफ ले चलिए, मिस्टर पॉल मेसन आपका इंतजार कर रहे हैं। पॉल मेसन मेरा वही साथी था जिसे पायलट के तौर पर मेरे साथ जाना था। बाहर उसने मेरा गर्म जोश इस्तकबाल किया और उसके बाद हम एक गाड़ी में बैठकर उस पुरस्कार हेलीपैड की जानिब चल पड़े जहां हमें एक सनसनीखेज ड्रामे में हिस्सा लेना था। रात सर्द और तारीक थी। बाहर के मनाजिर तारीकी में गुम थे। जैसी आर्गन के इलाके के बारे में मेरी मालूमात बहुत मुख्तसर थी। ऑलिव हार्वर्ड की सरजमीन पर यह मेरी दूसरी मुहिम थी। अमेरिका मेरे लिए अजनबी तो नहीं था, बल्कि यहाँ मैं अपना मुस्तकबिल संवारने आया था। अब ये दूसरी बात है कि हालात ने मुस्तकबिल के ज़ाविये ही तब्दील कर दिए थे। रास्ते में तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में जा गुज़ीर रहे। हेलीपैड तक सफ़र करने में तकरीबन 22-23 मिनट सर्फ हुए और उसके बाद हम एक मखसूस जगह पहुँच गए। यहाँ निहायत एहतियात बरती जा रही थी, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा था कि थोड़े ही फासले पर बारबन वाइको के आदमी मौजूद हैं। सुनसान हेलीपैड चट्टानों में घिरा हुआ था। बिल्कुल मुसत्ते जगह थी, लेकिन उसका अहाता ज्यादा वसी नहीं था। ताहम हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ सकती थी। हमने एक बड़ी सी चट्टान की आड़ में मोर्चा जमा लिया। दूसरे लोग भी अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए थे, क्योंकि असल कार्रवाइयां उन्हें ही करनी थी। मेरे और पॉल मेसन के साथ 3 अफराद और थे जिन्हें इस सिलसिले में सबसे अहम काम करना था। इनमें एक शख्स वही था जिससे मेरी मुठभेड़ हो चुकी थी।
यानी वो चौड़े शानों वाला जो मेरे हाथों जख्मी हुआ था, बल्कि मरते मरते बचा था। ये मेरी उससे दूसरी मुलाकात थी, लेकिन मैंने उसकी आंखों में किसी किस्म के मुस्बत या मनफी असरात नहीं पाए। यूं महसूस होता था जैसे उसने अपने जहन से वो तमाम चीजें छटक दी हों। बाद में मुझे ख्याल आया कि ये सोच मेरी हिमाकत है। दरअसल मैं तो बदले हुए हुलिये में था। वो मुझे दूसरी शक्ल में पहचानता था। उसके तसव्वुर में भी नहीं होगा कि मैं वो हूँ। प्रोफेसर ने हर शख्स को तो इस सूरत हाल से आगाह नहीं कर दिया होगा। मुकर्रर वक्त पर आसमान पर रोशनियां नजर आईं। हेलीकॉप्टर की आवाज भी फजा में बुलंद हुई थी। यानी वो सनसनीखेज लम्हात आ गए थे जब हमें अपने उस मिशन के पहले मरहले से गुजरना था। बराबर के हेलीपैड पर निगाहें रखी जा रही थी। एक आदमी बुलंदोबाला जगह चढ़ गया और वहां से वो दूसरे हेलीपैड को देख रहा था कि कहीं वो लोग वक्त से पहले नाकारा टॉर्चों से वाकिफ न हो जाएं और उसका मुतबादिल इंतजाम न कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने आसमान की तरफ देखा। हेलीकॉप्टर हमारे सरों पर पहुंच गया था। दफतन नीचे से सब्ज रोशनियों की जबानें लपलपाने लगी। हेलीकॉप्टर को 3 बार रोशनी के इशारे दिए गए और चंद ही मिनट के बाद वो नीचे उतरने लगा और हमारी कोशिश कारगर रही। हम सब इंतहाई इत्मीनान से बाहर निकल आए। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर 2 आदमी नीचे उतर आए थे। ये यकीनन बिनहाम और उसका पायलट साथी थे। चुनाचे हम उनके करीब पहुंच गए। उन लोगों ने पुरजोश अंदाज में हमारी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए। बिनहाम की शक्ल मैंने पहचान ली थी। गो तारीकी थी, लेकिन गौर करने से चेहरे के नकूश का अंदाजा हो जाता था। पुरजोश अंदाज में आगे बढ़कर हाथ मिलाने वालों को उस वक्त इंतहाई तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। चौड़े शानों वाले खतरनाक आदमी ने उनमें से एक की बगलों में हाथ डालकर उसकी गर्दन पर हाथ जमा लिए और फिर किसी मखसूस अंदाज में दाव लगाकर उसे नीचे गिरा दिया। पायलट का भी यही हाल हुआ था। इस काम में चंद लम्हों से ज्यादा न लगे। हमने उस कार्रवाई में अमली तौर पर कोई हिस्सा न लिया था। उन दोनों को घसीटते हुए चट्टान की आड़ में ले जाया गया और उसके फौरन ही बाद हमें उनके मखसूस लिबास फराहम कर दिए गए। उन्हें निहायत फुर्ती से पहनकर हम तैयार हो गए। अभी हमें तैयार हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दूर से आहटें सुनाई देने लगी और हमारे साथी इस तरह चट्टानों में रूपोश हो गए जैसे वहां उनका कोई वजूद ही ना हो। हमारी निगाहें आने वालों पर टिकी हुई थी जो एक पतले से दर्रे से गुजरकर बुलंदी की जानिब आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद 4 आदमी हेलीकॉप्टर पर पहुंच गए। उन चारों के अंदाज में शदीद परेशानी के आसार थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, सॉरी मिस्टर बिनहाम, आपको परेशानी से 2-4 होना पड़ा। दरअसल हम एक अजीबोगरीब हादसे का शिकार हो गए। अफसोस हम आपको हेलीकॉप्टर पर उतारने के इशारे नहीं दे सके। मैंने तल्ख लहजे में कहा, मैं समझता हूँ कि इसमें भी शायद बारबिन वाइको की कोई मसलहत होगी। क्या आप लोग हमारे हेलीकॉप्टर को तबाह करना चाहते थे? वो बोला, नहीं, बराह करम इस बात पर किसी गलत फहमी का शिकार न हो। ये हमारी टॉर्चें अचानक नाकारा हो गईं जिनकी बिना पर हम आपको सिग्नल न दे सके। ताहम हमने लाइटर जला कर नीचे से इशारे दिए थे जिन्हें आप नहीं देख सके। मैंने तज़ीक आमेज लहजे में कहा, लाइटर? बहरहाल हम आपकी तवक्को के खिलाफ सही सालिम उतर गए। अब कहिए क्या प्रोग्राम है? उनमें से एक शख्स ने बदस्तूर खिजालत आमेज लहजे में कहा, आइए। हम दोनों उनके साथ चल पड़े। ये निस्फ फरलांग का फासला हमें पैदल ही तय करना पड़ा था। रास्ते में मैंने कई बार तंजिया अंदाज में उनसे उस पजीराई के बारे में कहा, लेकिन शर्मिंदा लोगों ने इस सिलसिले में कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर के बाद हम कामयाब कामरान बारबिन वाइको की रिहाइशगाह की जानिब जा रहे थे। हमारा इस्तकबाल करने वालों ने बड़ी मिन्नत समाजत के बाद हमें इस बात पर आमादा कर लिया था कि बारबिन वाइको से उस छोटे से हादसे का जिक्र न किया जाए। उन्होंने कहा था कि चूंकि वो आम किस्म के लोग हैं और ये अंदाजा नहीं लगा सके कि टॉर्चों के सेल क्यों नाकारा हो गए थे, लेकिन उन्हें उसकी सख्त सजा भी मिल सकती है और अगर हम लोग मुनासिब समझें तो उन्हें इस सजा से बचा लें। चुनाचे थोड़ी सी देर के बाद मैंने उनसे वादा कर लिया कि उसका तस्करा मैं बारबिन वाइको से नहीं करूंगा। इस बात पर उन्होंने बड़ी ममनूनियत का इजहार किया था। हालांकि खासी रात गुजर गई थी, लेकिन बारबिन वाइको ने अपनी रिहाइशगाह में उसी वक्त हमसे मुलाकात की। ये अजीबोगरीब किस्म की इमारत थी जिसकी तामीर में कदीम तसव्वुरात को सामने रखा गया था। मीनारे और जाबजा मेहराबें ताहद निगाह फैली हुई थीं। हम सीढ़ियां तय करके एक हॉल नुमा कमरे में आए। वहां तेज रोशनी का एहतमाम था। दीवारों पर जगह जगह तस्वीरें और जानवरों के सर आवेज़ां थे। हॉल के आखिरी सिरे पर एक बुलंद सा चबूतरा बना हुआ था जिस पर जानवरों की खालें बिछी हुई थीं। जमीन पर वहशी जानवरों के सर सजे हुए थे जिनकी आंखों में रोशनियां लगाई गई थीं और वहीं एक शानदार कुर्सी पर एक तंदुरुस्त और तवाना आदमी बैठा हुआ था जो स्याह रंग के एक मखसूस लिबादे में मलबूस था और उसकी गोद में एक सफेद बिल्ली बैठी हुई थी। उसने अपने आप को उस वक्त जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के किसी पुरस्कार बॉस की शक्ल दे रखी थी।
उंगलियों में अंगुष्ठियां थीं जिनमें हीरे जगमगा रहे थे। सफेद बिल्ली पर उसका हाथ सर से पुश्त तक गर्दिश कर रहा था और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। अतराफ में चंद अफराद और बैठे हुए थे। बार्बिन वाइको ने मुस्कुराती निगाहों से हमें देखा और फिर भारी लहजे में बोला, आओ लॉर्ड विलाडीवाइन के मखसूस नुमाइंदे, तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सुनी गई हैं। यकीनन शक्ल सूरत और चलने के अंदाज से तुम एक पुरवकार इंसान लगते हो, मगर मेरे सामने तुम्हें इसका खुसूसी ख्याल रखना होगा। लॉर्ड वाइन ने तुम्हें यकीनन बताया होगा कि मेरे हुजूर किस तरह हाजिर रहा जाता है। ये कहकर उसने एक छिछोरा सा कहकहा लगाया। फिर उसने पॉल मेसन की तरफ इशारा करके कहा, मैं भी तुम्हें इसी अंदाज में खुशामदीद कहने के लिए मौजूद हूँ। आओ बैठो, तुम्हारे लिए ये मखसूस नशिस्तें लगाई गई हैं। ये गालिबन तुम्हारा पायलट है। मैं इस दौरान सूरत हाल का जायजा ले चुका था। उस शख्स की इब्तिदाई गुफ्तगू ने ही मुझे ये बात समझा दी थी कि वो जो कुछ भी है लेकिन घटिया ज़हनियत का इंसान है। चुनाचे उससे उसी के अंदाज में गुफ्तगू करना ज्यादा मुनासिब होगा। नशिस्तों की तरफ बढ़ते हुए मैंने कहा, कदीम दौर में शहनशाह कासिदों का इस्तकबाल जरा मुख्तलिफ अंदाज में किया करते थे। गालिबन तुमने उनकी तारीख नहीं पढ़ी, क्योंकि इस दरबार को सजाते हुए कोई सलीका नहीं बरता गया, या फिर तुम इयन फ्लेमिंग के किरदारों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो। ये बिल्ली बार बार तुम्हारी गोद से निकलकर भागने की कोशिश कर रही है। इसे पहले सता लेना चाहिए था तुम्हें। बार्बिन वाइको ने पहले चौंक कर बिल्ली की तरफ देखा। बिल्ली पुरसुकून बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब से आसार पैदा हुए। इस दौरान मैं और पॉल मेसन उस नशिस्त पर जा बैठे जिसकी तरफ इशारा किया गया था। बार्बिन वाइको ने गुस्सीले अंदाज में कहा, कदीम शाहों का हवाला दिया है तुमने, तो तुम्हें इस बात का इल्म भी होगा कि उस वक्त कासिदों के लिए क्या आदाब हुआ करते थे। मैंने कहा, मैं इस ड्रामे में शरीक नहीं हूँ। मेरा जो मकसद है वो तुम्हारे इल्म में है। वो बोला, यानी वो दस्तावेजात जो प्लेटिनम पॉइंट्स से मुतल्लिक हैं और जो मेरे पास लॉर्ड वाइन का एक कमजोर पहलू हैं। सुनो बिनहाम, लॉर्ड वाइन को ये बात मालूम है कि उन दस्तावेजात के बगैर वो प्लेटिनम पॉइंट पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं हासिल कर सकेगा। यूं समझ लो कि आधा हिस्सा मेरे पास है, आधा उसके पास। मैंने उसे बारहा पेशकश की कि वो कोई समझौता कर ले, कोई ऐसा समझौता जिसमें मेरी बड़ी हैसियत को सामने रखा जाए। लेकिन लॉर्ड वाइन अपनी दुनिया में मस्त है। वो बिला वजह ही अपने आप को कोई बड़ी चीज समझ बैठा है। अगर उसके साथ कुछ समझदार लोग होते तो उसे बताते कि जुर्म की दुनिया एक अलग हैसियत रखती है। खानदानी विरासत थोड़े बहुत इख्तियारात तो दिला सकती है, लेकिन जो ताकत और तजुर्बा जराइम की दुनिया में शख्सियात को मुमताज और मुनफरिद बनाने के लिए नागुज़ीर है, वो हालात की सख्ती से नबरदाजमा हुए बगैर हासिल नहीं होता। अपने बाजुओं की मदद से हासिल किया हुआ इक़्तिदार ही ज्यादा मुस्तहकम साबित होता है। और तुम, उसने मेरी जानिब उंगली उठाकर कहा, तुम बिनहाम, तुम विलाडीवाइन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा नुमायां हैसियत रखते हो। तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हारे बारे में मेरी मालूमात नाकाफी होंगी? मुझसे सुनो, तुम असल में CIA से निकाले हुए वो नाकारा शख्स हो जिसे सलाहियतों के फुकदान के सबब उस अहम इदारे के लिए मुनासिब नहीं समझा गया। CIA के उसूलों के मुताबिक तुम्हारी मौत की घड़ी मुतय्यन कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त के सदर से तुम्हारे किसी बुजुर्ग के ताल्लुकात थे जिसकी बिना पर तुम्हारी जान बख्शी करवा दी गई। बार्बिन वाइको ने फिर एक कहकहा लगाया और बोला, क्या तुम्हें हैरत नहीं हुई बिनहाम? क्या तुम मुताजिब नहीं हुए इस बात पर कि विलाडीवाइन के एक अदना से रुकन के बारे में मेरी मालूमात किस कदर मुकम्मल हैं? मैंने हलीमी से जवाब दिया, नहीं, बल्कि तुम्हारे बारे में कुछ फैसले करने में मुझे आसानी हो रही है बार्बिन वाइको। मैं सोच रहा हूँ कि विलाडीवाइन तुम्हारे जहन पर इस कदर मुसल्लत है कि तुम उसके अतराफ में फैले हुए लोगों के बारे में भी छानबीन कराते फिरते हो। लेकिन मुझे इन तमाम बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुमसे ये बात करना चाहता हूँ कि प्लेटिनम पॉइंट के सिलसिले में जो दस्तावेजात तुम्हारे पास हैं, उन्हें हमारे हवाले करने के सिलसिले में तुम किस तरह अमल करोगे। तुम्हें इल्म है कि विलाडीवाइन उन दस्तावेजात के हुसूल का ख्वाह है और उसके लिए ये सब कुछ ज्यादा मुश्किल न होगा। मेरे इन अल्फाज पर एक लम्हे के लिए बार्बिन वाइको का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फिर रफ्ता रफ्ता उसने अपने आप को संभाल लिया और हंसता हुआ बोला, अतराफ में बिखरे हुए लोगों को देख रहे हो बिनहाम? ये सब इस बात पर खुश हैं कि चूहा खुद ही चूहेदान की तरफ दौड़ता चला आया है और यहाँ उसे वो तमाम तफसीलात बताना होंगी जो प्लेटिनम पॉइंट से मुतल्लिक हैं। विलाडीवाइन हो या बिनहाम, हमारा मकसद तो एक ऐसे आदमी का हुसूल था जो हमें प्लेटिनम पॉइंट की वो तमाम तफसीलात बता दे जिनकी मदद से उसके हुसूल में आसानी हो सकती है। चूंकि दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं, इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम प्लेटिनम पॉइंट के असल हकदार नहीं हैं। कैसी दिलचस्प और कैसी पुरलुत्फ बात है बिनहाम कि तुम यहाँ कुछ और मकसद लेकर आए और यहाँ तुम्हारा वास्ता एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सूरत हाल से पड़ा।
उसने सर उठाकर एक जबरदस्त कहकहा लगाया। वो उस वक्त अपने आप को बिल्कुल किसी रिवायती फिल्म के विलन की मानंद महसूस कर रहा था। फिर उसने अपने साथियों की तरफ रुख करके कहा, यह शख्स विला डिवाइन का सबसे अहम आदमी है और यही हमें बताएगा कि प्लेटिनम पॉइंट की असल जाए वकू क्या है और उससे मुतल्लिक दास्तानों की क्या तफसील है। क्या तुम लोग इस सिलसिले में उससे सवालात नहीं करोगे? अतराफ में बैठे हुए 4 आदमी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरों के तासुरात में खतरनाक तब्दीली नजर आ रही थी। वो मेरी तरफ और मेरे साथी पॉल मेसन की तरफ देख रहे थे। फिर उनमें से एक ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर मेरे करीब पहुंचते हुए कहा, क्या तुम नॉर्मल अंदाज में ये सब कुछ बताना पसंद करोगे या इसके लिए तुमसे कोई खुसूसी सलूक किया जाए? बारबिन वाइको ने फिर दिलचस्प निगाहों से मुझे देखा और अपनी जगह से उठकर इतराता हुआ मेरे नजदीक पहुंच गया। बोला, दरअसल विला डिवाइन ने सही फैसला नहीं किया। जैसी आर्गन का इलाका बारबिन वाइको की मिल्कियत है और यहाँ वही सब कुछ होता है जो बारबिन वाइको चाहता है। लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें एक शरीफाना पेशकश करता हूँ। प्लेटिनम पॉइंट के बारे में जो तफसीलात तुम्हारे इल्म में हैं वो मेरे सामने उगल दो। मैं तुम्हें कुछ अरसे अपने साथ रखूंगा और उसके बाद जब विला डिवाइन का दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तो तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। सूरत हाल का अंदाज़ा मुझे किसी हद तक हो गया था। चुनाचे अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि मैं बारबिन वाइको के खिलाफ कोई कार्रवाई करूं। चुनाचे मैंने बरक रफ्तारी से अपना पांव घुमाया और वाइको की पिंडली पर वार किया। उसी वक्त वाइको के एक आदमी ने राइफल उठाकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैंने उस आदमी की राइफल पकड़कर उसे एक जोरदार झटका दिया। राइफल उसके हाथ से छूट गई। वो बुरी तरह मेरी तरफ आया लेकिन मैंने राइफल का बट पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर मारा और वो एक कर्बनाक चीख मारकर औंधा हो गया। वाइको को शायद इसका अंदाजा नहीं था कि मैं उसकी कछार में दाखिल होकर उसके साथ ये सलूक करूंगा। पाँव की ज़रब ने उसे लम्हा भर के लिए बेकार कर दिया था और वो फौरन ही अपनी पिंडली पकड़कर बैठ गया था। मैंने उसे बालों से पकड़कर उठाया और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ पर एक मखसूस किस्म की ठोकर लगाकर वो पिस्तौल उसके हाथ से निकाल दिया जिसे उसने अचानक ही अपने बगली होल्स्टर से निकाल लिया था। उसके आदमियों ने मुस्तरिबाना अंदाज में चबूतरे की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैंने वही रिवॉल्वर वाइको की पुश्त से लगाते हुए गरजदार आवाज में कहा, खबरदार, अगर तुम लोगों ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो मैं वाइको के जिस्म में सुराख कर दूंगा। वो सब अपनी जगह ठिठक गए और उनके चेहरों पर इंतहाई नफरत और वहशत के आसार नजर आए। तकरीबन सब ही के हाथ में पिस्तौल थे और उनका रुख मेरी जानिब था। लेकिन चूंकि वाइको मेरे कब्जे में आ चुका था इसलिए वो पिस्तौल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।